स्टूडेंट, कल हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज रैम, है ना। तो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कल की क्लास का और आज की क्लास का भी। तो अभी तक हम लोगों ने सीपीयू पढ़ चुके हैं हमारा कि व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू वो हार्डवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर में सारे काम परफॉर्म करता है। सीपीयू के दो मेजर पार्ट होते हैं और एक छोटा सा अनदर सब्स्टिट्यूट पार्ट होता है। जो मेजर पार्ट है वो एलयू सीयू और हेल्पिंग पार्ट होता है रजिस्टर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। सीपीयू को काम करने के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन चाहिए। ये डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ रहते हैं? रैम में रहते हैं, करेक्ट। अब ये रैम में डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ सकते हैं? तो ये हमारे पास इनपुट डिवाइस से आ सकते हैं, ठीक है, और स्टोरेज डिवाइस से आ सकते हैं, जैसे कि मूवी हमारी आ सकती है और भी डिवाइसेस यहाँ पर हो सकती है। मैंने जस्ट एग्जांपल इनपुट आउटपुट और स्टोरेज लिया है। यहाँ पर एक्सटर्नल स्टोरेज भी हो सकता है। तो कोई भी जगह इनपुट से या स्टोरेज से आपकी डेटा और इंस्ट्रक्शन यहाँ आ सकते हैं। जैसे ही ये डेटा इंस्ट्रक्शन आते हैं तो सीपीयू इसको फैच करता है। फैच करने के बाद में सीपीयू इसको प्रोसेस करके जो रिजल्ट होता है वो वापस रैम में स्टोर कर देता है और ये रिजल्ट चला जाता है आउटपुट पर। तो ये तो थी रैम की वर्किंग और इसके प्रोसीजर्स के, इसमें क्या काम होता है और कैसे होता है। तो रैम हमने देखा, रैम टेम्परेरी है। जो भी डाटा आता है वो टेम्परेरी बेसिस पर आता है। जैसे इस पर वर्क फ्रीज होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो जब काम करने वाला सीपीयू है और रैम उसकी पूरी हेल्प कर रहा है, तो आप एक बार थोड़ा सा सोच के देखते हैं कि रोम की नीड क्या है ना। ये इतना जरूरी क्यों है? तो रोम के लिए पढ़ने से पहले आपको कुछ कंप्यूटर के जो आपने स्टार्ट किया होगा या देखा होगा कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग, तो थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि जितने भी डाटा होता है, जैसे कि हमारे पास में कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में बहुत सी मूवी होती है, बहुत सी पिक्चर्स होती है, बहुत से गेम्स होते हैं, बहुत से फोटोज़ होती है, बहुत से सॉन्ग्स होते हैं ना। ये सारे सॉन्ग्स, मूवीज़, गाने जितने भी हैं, इमेजेस वगैरह, ये सब हमारे स्टोरेज में रहते हैं। ओके, क्या मुझे बताइए, क्या जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या सारे गाने, सारी मूवी, सारे पिक्चर्स शुरू हो जाते हैं? होते हैं? नहीं। केवल वो ही मूवी, सॉन्ग, फाइल, वो ही, ध्यान सुनिएगा, वही मूवी, सॉन्ग, फाइल प्रोसेस होती है या रन होती है जिस पे हम लोग क्या करते हैं? क्लिक। तो क्लिक एक प्रोग्राम है जो स्टोरेज में रखे हुए डेटा को उठाकर रैम में ले जाता है। जब तक हम लोग क्लिक नहीं करते हैं किसी भी फाइल पर, चाहे ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, तब तक वो रैम में नहीं आती। और जब तक रैम में नहीं आएगी तब तक सीपीयू उसको रन नहीं कर पाएगा। तो सबसे मेजर पार्ट जो है यहाँ समझने लायक वो है कि हमारे पास हार्ड डिस्क में अगर कोई भी फाइल है ना, कोई भी किसी भी तरह की फाइल है, तो उसको बिना क्लिक किए हुए रैम में नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर खुद ब खुद जाती, सपोज करें ये खुद ब खुद जाते हैं, है ना, रैम में, तो सारी मूवी चली जाती, सारे गाने चले जाते हैं, सारे फोटो, सारे पिक्चर, सारी फाइल चली जाती, तो सीपीयू सबको चलाता। बट ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। तो केवल वही फाइल रन होती है जिस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एक याद रखेंगे वापस कि स्टोरेज पर बिना किसी क्लिक के कोई भी डेटा स्टोरेज से रैम में नहीं जाता। क्लियर है ना? अब हम लोग रैम की नीड, रोम की नीड समझते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर चलाने के लिए हमारे पास में एटलीस्ट एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जो दुनिया के हर कंप्यूटर में पाया जाता है, जो बेसिक हार्डवेयर को मैनेज करता है। उसका नाम है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे कंप्यूटर में सभी टास्क को परफॉर्म करता है ना। ये सभी हार्डवेयर को चलाता भी है। अब हम बात करेंगे कि ओएस एक सॉफ्टवेयर है और ये कहाँ रहता है? ओएस रहता है हमारे स्टोरेज में, हार्ड डिस्क में। कहाँ रहता है? सी ड्राइव में। तो अगर आपने विंडोज़ नाम का ओएस यूज़ कर रहे हैं या लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं
तो जितने भी ओएस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना, दुनिया में, सबके सब स्टोर रहेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम तो हमेशा चाहिए। तो सबके सब ये स्टोर रहते हैं हमारी हार्ड डिस्क में, सी ड्राइव में। करेक्ट है। नाउ अब ओएस कहाँ पर है? हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी डाटा, चाहे वो ओएस हो, चाहे वो गाने हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर बिना क्लिक किए हुए वो रैम में नहीं पहुंच सकता। तो बात आती है, चलो गाने पर हम लोग क्लिक कर सकते हैं, रैम पर क्लिक कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हमारा ओएस शुरू हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, सारी फाइलें पर हम लोग क्लिक तभी कर पाते हैं जब ओएस शुरू हो जाए या स्टार्ट हो जाए। लेकिन जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, है ना, तब ओएस पर कौन क्लिक करता है? क्योंकि जब तक कंप्यूटर ऑन नहीं होता तब तक हम लोग क्लिक कर नहीं सकते। तो ओएस जो कि हार्ड डिस्क में है, उसको रैम में कैसे भेजे? क्योंकि जब तक ओएस रैम में नहीं जाएगा, ओएस नहीं चलेगा, तब तक हम लोग क्लिक नहीं कर सकते। पहला इशू। दूसरा इशू ये, बिना क्लिक किए हुए ओएस जाएगा नहीं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है वो स्टक हो गया, फंस गया है। मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ओएस कहाँ है? हार्ड डिस्क में। ठीक है, ओके। हम लोग कब क्लिक कर पाते हैं? जब ओएस रनिंग में आ जाए। और ओएस कब रनिंग में आएगा? जब ओएस कहाँ जाएगा? रैम में जाएगा। बट जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हम लोग कभी भी क्लिक नहीं करते हैं ओएस पर, वो खुद ब खुद जाता है। यस नो, जिसको हम लोग कहते हैं बूटिंग। क्लियर? तो ओएस जो है इसको रैम में डालना पड़ेगा ताकि चल सके ना। इस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? बूटिंग। तो बूटिंग वो प्रोसेस है जब ओएस को हम लोग रैम में डालते हैं। अब ये बूटिंग होगी कैसे? आप सोचिए, क्योंकि जब तक ओएस स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम लोग क्लिक नहीं कर सकते हैं। और ओएस को क्लिक कैसे करें? ना तो ओएस हमारे पास में नहीं है तो क्लिक नहीं कर सकते हैं। ओएस पर कैसे क्लिक करना रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, यही रोम का रोल आता है। कैसे आता है? जो मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लिक है वो एक प्रोग्राम है। तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, करेक्ट, हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो ओएस पर खुद ब खुद क्लिक करेगा और ओएस को हार्ड डिस्क से कॉपी कर रैम में ले जाएगा ताकि सीपीयू उसको रन कर सके। तो वो जो क्लिक वाला प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। क्या कहते हैं? बूट स्ट्रैप लोडर, बीएल। तो ये जो बीएल है, बूट स्ट्रैप लोडर, ये वो प्रोग्राम है जो हमारे ओएस पर क्लिक करता है और ओएस को रैम में ले जाता है जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीपीयू रोम में आता है। रोम में आकर इस प्रोग्राम पर, जिसको हम लोग कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर, उस पर क्लिक करता है या उसको रन करता है। जैसे ही प्रोग्राम रन होता है तो ये प्रोग्राम का टास्क क्या है कि वो ओएस पर जाएगा और क्लिक करेगा। जैसे ही ओएस पर क्लिक कर देता है ये प्रोग्राम, तब ओएस हमारा हार्ड डिस्क से उठकर रैम में जाता है। ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है, तब तक ये टाइम लेता है। तब तक हमारी स्क्रीन पर हमें लोडिंग नाम का स्क्रीन दिखाई जाती है। सुनो, जैसे ही पूरा ओएस रैम में ट्रांसफर हो गया, हमारी लोडिंग फिनिश हो गई, अब ओएस पूरा रनिंग में शुरू हो गया। नाउ अब हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ओएस पर क्लिक कौन करता है? हम लोग नहीं करते। ओएस पर जो क्लिक करता है वो एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। अब ये प्रोग्राम कहाँ रखे? अगर मैं इसको रैम में रखता तो हम लोग जानते हैं कि लाइट ऑफ करने पर, पावर ऑफ करने पर रैम खाली हो जाती है। यस, तो हम लोग रैम में नहीं रख सकते। अगर मैं इसको हार्ड डिस्क में रखता, इस प्रोग्राम को, बीएल प्रोग्राम को, तो हार्ड डिस्क में रहता तो इस प्रोग्राम पर कौन क्लिक करता? क्योंकि हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी चीज़ पर बिना क्लिक किए हुए उसमें से रैम में नहीं जाएगा। तो इसमें कैसे रखते हैं बीएल को? तो हमारे पास में इस पर कौन क्लिक करता है? बीएल पर। इसीलिए हमने एक स्पेशल मेमोरी यूज करी जिसका नाम है रोम। इस रोम में एक प्रोग्राम हमने डाला जिसको हमने बीएल नाम दिया, बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है, जैसे ही सीपीयू ऑन होता है, सीपीयू सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करता है। ये प्रोग्राम का टास्क क्या है? इसका टास्क है कि ओएस पर इसको क्लिक करना है और ओएस को ट्रांसफर करना है रैम में। तब तक आपको लोडिंग नाम की स्क्रीन दिखाई जाएगी और जैसे ही पूरा ओएस ट्रांसफर हो जाता है और रैम में आ जाएगा, तब सीपीयू ओएस को पूरा प्रॉपर्ली रन कर लेता है।
तो इस पूरे प्रोसेस को उसको यहाँ से हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में डालना, इसको हम लोग कहते हैं बूटिंग। तो बूटिंग करने वाला जो प्रोग्राम है वो हमने रोम में रखना जरूरी है, करेक्ट है, क्योंकि रैम में नहीं रख सकते और हार्ड डिस्क में नहीं रख सकते। अब मुझे बताइए, जब मैं कंप्यूटर ऑफ करूंगा, यस, तो हम क्या चाहते हैं कि रोम खाली हो जाए या वो प्रोग्राम पड़ा रहे। अगर रोम को मैं टेम्परेरी बनाता हूँ, वोलेटाइल बनाता हूँ, तो वो प्रोग्राम तो हट जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये प्रोग्राम कहाँ से लाएंगे, नेक्स्ट टाइम हमारा कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा। इसीलिए रोम को हम लोग नॉन वोलेटाइल बनाते हैं, परमानेंट बनाते हैं, और ये प्रोग्राम परमानेंटली यहाँ पर स्टोर रहता है। क्लियर है? तो लाइट ऑफ होने पर भी रोम में से ये प्रोग्राम नहीं हटेगा। क्लियर है? ताकि ये प्रोग्राम हमेशा हमारे पास में रहे, और जब जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तब तब सीपीयू इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। इस प्रोग्राम का टास्क ये है कि ये बूटिंग करवाएगा। तो दोस्तों, ये थी रोम की नीड। होपफुली ये जो थोड़ा सा टेक्निकल इशू था आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। रोम में बेल के साथ में एक दो प्रोग्राम और भी होते हैं, वो प्रोग्राम क्या है, कैसे हैं, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं ना। तो ये हमने अभी तक रोम की नीड को एक्सप्लेन किया है कि रोम हमें क्यों चाहिए। नाउ अब हम लोग बात करेंगे रोम की कुछ प्रॉपर्टी की। तो वापस थोड़ा सा इसमें डिवाइस भी कर लेंगे। सीपीयू ओनली फैच या रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रोम। रोम में केवल सीपीयू जो है उस प्रोग्राम को पढ़ता है, सीपीयू कुछ लिख नहीं सकता रोम के अंदर, इसीलिए उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। जबकि रैम के अंदर सीपीयू पढ़ भी सकता है, बोले तो रीड भी कर सकता है और लिख भी सकता है, तो उसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन इस मेमोरी की जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, इसमें केवल एक ही ऑपरेशन अलाउड है, वो है रीड ऑपरेशन। दैट्स वाई दिस मेमोरी इज कॉल्ड एज रीड ओनली मेमोरी। अगेन, रोम कम्स विथ इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसी इंस्ट्रक्शन को हम लोग बूटस्ट्रैप लोडर कहते हैं। ओके, और ये जो इंस्ट्रक्शन बूटस्ट्रैप लोडर है उसको हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें राइट ऑपरेशन नहीं होता। ये जो इसमें जो प्रोग्राम हमने बात की बूटस्ट्रैप लोडर की, इसका मेन पर्पस क्या है? ये जो स्टोरिंग स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको हमने नाम दिया बूटस्ट्रैप लोडर, इसका पर्पस है हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करना या बूटिंग करवाना। यस, तो बिना रोम के तो बूटिंग हो नहीं सकती। इसी वजह से हम लोग रोम को स्टार्टअप मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने काम आती है। जैसे ही ओस लोड हो गया हमारे पास रैम में, नाउ रोम का अब कोई यूज नहीं रहता। क्लियर? तो इसी वजह से उसको स्टार्टअप मेमोरी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कि ये जो प्रोग्राम है हमारे पास बूटस्ट्रैप लोडर, तो क्या ये सिंगल प्रोग्राम होता है रोम में या कुछ और भी होता है? तो दोस्तों, रोम में बूटस्ट्रैप लोडर के साथ में एक और प्रोग्राम होता है जिस प्रोग्राम को कहते हैं बायोस। आपने काफ़ी लोगों ने ये बायोस को यूज़ किया होगा। बायोस क्या है? सॉरी, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक प्रोग्राम है जो रोम में बूटस्ट्रैप लोडर के साथ में स्टोर रहता है। बायोस का मेन पर्पज ये है कि हमारे कंप्यूटर की बेसिक जो इनपुट आउटपुट की सेटिंग्स है उसको मैनेज करता है। तो जब हम लोग, दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने बायोस में जाकर पासवर्ड भी सेट किए होंगे। बायोस में जाकर आपने बूट प्रायोरिटी, अगर आपने फॉर्मेट किया है कंप्यूटर, तो बूट प्रायोरिटी नाम का ऑप्शन भी यूज़ किया होगा। और भी बहुत से ऑप्शन हमारे बायोस में मिलते हैं। तो बायोस एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो रोम में रहता है, और हमारे जो बेसिक जो उसके सिस्टम है, इनपुट आउटपुट और जो अदर सिस्टम है, उसके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को वो रखता है। तो रोम में बायोस भी पाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि रोम में दो प्रोग्राम हो गए, एक तो बूटस्ट्रैप लोडर और दूसरा बायोस। और हमने ये डिस्कस किया था कि रोम को कैसा बनाना है। तो रोम को हम लोग परमानेंटली बनाना चाहते हैं, यस नो, ताकि उसमें जो रखे गए प्रोग्राम है बूटस्ट्रैप लोडर और बायोस, वो परमानेंटली वहीं रहे, अगर पावर ऑफ कर दूँ भी।
टेम्परेरी होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये प्रोग्राम उड़ जाएंगे और हम लोग कहाँ से प्रोग्राम को लाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करते हुए ये लोग रोम बनाते हैं और रोम परमानेंट बन जाती है। कल हमने देखा था कि रैम की बात की थी, तो रैम को बनाने के लिए कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था और वो टेम्परेरी बनी थी। तो रोम किससे बनाएंगे? तो रोम को बनाने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये वही टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग पेन ड्राइव को बनाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से पेन ड्राइव में हमारा डाटा स्टोर रहता है परमानेंटली, उसी तरह से रोम में भी डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। रैम में रीड राइट ऑपरेशन दोनों होते हैं, जबकि रोम के अंदर केवल एक ही ऑपरेशन अलाउड है, वो है रीड ओनली ऑपरेशन। इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। तो ये तो हुई हमारी रोम की बेसिक प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बात करेंगे रोम की टाइप्स। रोम के टाइप्स क्या क्या है। तो दोस्तों, मेजरली जो रोम पाई जाएगी हमारे पास में, जो अवेलेबल है अभी मार्केट में, वो 4 तरह की होती है। एम रोम, जिसको मास्क रोम कहेंगे, पी रोम जिसको प्रोग्रामेबल रोम कहेंगे, अनदर इज ईपी रोम जिसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल कहेंगे, एंड लास्ट डबल ईपी रोम जिसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहेंगे। तो ये 4 तरह की रोम होती है और चारों रोम का अलग अलग पर्पज़ है और चारों ही रोम अलग अलग कंप्यूटर में लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि एक ही कंप्यूटर में हमने 4 तरह की रोम लगा दी, अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इन चारों को यूज़ करते हैं। तो इन चारों में से कोई एक हमारे लैपटॉप में, मोबाइल में, हमारी टीवी वगैरह में एक में ये होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले एम रोम की। एम का मतलब होता है मास्क। ये जो मास्क रोम है, ठीक है, मास्क रोम का एक स्पेशल पर्पज़ होता है, वो ये कि इसमें जो प्री लोडेड प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा होता है जो कंपनी इसमें डाल के देती है, और हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं करते। ये सबसे सस्ती होती है, वेरी इनएक्सपेंसिव। अब आप कहोगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब याद करें, आजकल जो टीवी आते हैं, है ना, जो हम लोग एलसीडी वगैरह देखते हैं, तो आपने अपने घरों में टीवी के अंदर पेन ड्राइव को इंसर्ट किया होगा और उसमें से कोई मूवी देखी होगी। क्लियर? तो मूवी को रन करने के लिए टीवी में कोई ना कोई प्लेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये कैसे डालते हैं हम लोग टीवी में। तो हमने क्या किया, एक मास्क रोम ली, उसमें ये प्लेयर नाम का सॉफ्टवेयर डाला और उसको हमने टीवी में अटैच कर दिया। हम अपने कंप्यूटर में अलग अलग प्लेयर डालते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन टीवी में जो हमने प्लेयर मिलता है, जो कुछ सपोज करो कुछ फाइल को सपोर्ट नहीं करता, फिर भी हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एम रोम में होता है। एम रोम में कोई भी प्रोग्राम है उसको हमारे या कस्टमर अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता, केवल उसको रीड कर सकता है प्रोग्राम को, और वो प्रोग्राम हम लोग इंसर्ट नहीं करते हैं, वो कंपनी खुद इंसर्ट करके देती है। तो ये तो बात हुई हमारे फर्स्ट टाइप की, एम रोम की। नाउ मूव टू पी रोम। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक पी रोम एक चिप होती है जो इनिशियली एम्प्टी रहती है और जिसको क्लाइंट, जैसे हम लोग इसके अंदर कोई भी एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली, वैसे हम लोग टेक्निकली लोगों की बात करता था। तो जब आप लोग कंप्यूटर लेते हैं तो आपके पास में जो रोम आती है ना, लैपटॉप या हमारे कंप्यूटर में, वो पी रोम होती है। इनिशियली ये खाली रहती है। जैसे ही कंपनी या हम लोग जब हमारा ओएस हम लोग डालते हैं हमारे लैपटॉप में, तब उसका जो बेसिक सेटिंग है, उसका जो बायोस है, वो रोम में बन जाता है। एक बार अगर वो रोम में बन गया, उस प्रोग्राम को इरेज नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं, ऑन ऑफ किया जा सकता है, क्योंकि वो एक प्रोग्राम है, उसको हम लोग रीड करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसको इरेज नहीं कर सकते। तो एम रोम और पी रोम में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि एम रोम हमेशा और हमेशा कंपनी ही डेटा डालकर देगी,
जबकि पी रोम एक एम्प्टी रोम होती है जिसमें एक टेक्निकल जो प्रोफेशनल जो यूज़र होते हैं वो उसमें डेटा रखते हैं और रखने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। करेक्ट है। देन जो हमने प्रोग्राम रख दिया वो चलता रहता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि मार्केट में खाली सीडी मिलती है जिसको हम लोग परचेज करते हैं, जिसमें हम लोग का प्रोग्राम लिख दिया। अब उस प्रोग्राम को हम लोग पढ़ सकते हैं, हटा नहीं सकते। और आपको याद होगी मार्केट में कुछ ऐसी भी सीडी मिलती है कंपनी की जो कंपनी में डाटा डाल के देते हैं, है ना, जिसको हम लोग ना तो लिख सकते हैं और ना ही कुछ चेंजेस कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है, सिमिलर है दोनों। अब हम बात करेंगे ईपीरोम की। काफ़ी बार हमें काफ़ी जगह जैसे कि पेट्रोल पंप की जो मशीन से है ना, जहाँ हम लोग रेट डालते हैं, है ना, जो उसका प्राइस जो रेट है कि क्या रेट पर हमें पेट्रोल देना है, तो अगर हम लोग रेट के लिए अगर हम लोग एमरोम या पीरोम यूज़ करेंगे तो रेट कभी चेंज नहीं हो पाएगी। करेक्ट है। पेट्रोल के भाव भी बढ़ गए तो भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर हमें एक ऐसी रोम चाहिए जो हमारे डेटा को स्टोर तो करे लेकिन टाइम टू टाइम डाटा को चेंज भी कर सके और लेकिन परमानेंट हो। इसी पर्पज से हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं ईपीरोम। ईपीरोम पीरोम से थोड़ा सा एडवांस होता है। ई का मतलब है इरेजेबल। इसका मतलब है कि इस तरह की रोम के अंदर हम लोग इरेज भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। फिर हमें लगता है कि कुछ चेंजेस चाहिए तो हम लोग फिर अगेन इरेज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ इरेज करने का जो मेथड है वो है अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके थ्रू इसको इरेज किया जाता है। तो यूवी लाइट हर जगह अवेलेबल हो या हर समय अवेलेबल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमें धूप से मिलती है और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इसीलिए हम लोगों ने डबल ईपीरोम को बनाया। अब डबल ईपीरोम क्या है? ये बिल्कुल ईपीरोम की जैसे ही होता है, बट इसमें इरेज करने के लिए हम लोग यूवी लाइट की बजाय हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल कहा जाता है। सॉरी। तो जो डबल ईपीरोम है वो आजकल के जो पेट्रोल पंप है वहाँ इजीली पेट्रोल पंप की जो मशीन से वहाँ यूज़ की जाती है ताकि कभी भी वो लोग रेट को चेंज कर सकें। मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेट की बात कर रहा हूँ, जो कि हम लोग 2-3 महीनों में या 6 महीनों में एक बार चेंज करनी पड़ती है वेरी फ्रिक्वेंटली। और अगर हम लोग ईपीरोम लगाएंगे तो उसको इरेज करना बहुत मुश्किल और टाइमिंग टेकिंग है, तो वहाँ पर हम लोग डबल ईपीरोम यूज़ करते हैं। तो एमरोम हम लोग टीवी, माइक्रोवेव जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आते हैं घरों के, उसमें हम लोग जनरली एमरोम लगाते हैं। पीरोम हमारे पर्सनल कंप्यूटर में लगाई जाती है। डबल ईपीरोम और डबल ईपीरोम ये हम लोग पेट्रोल पंप की जो मशीन्स हैं वो भी एक तरह की कंप्यूटर होती है, वहाँ हम लोग लगाते हैं। तो दोस्तों ये था रोम के बारे में कि रोम किस तरह से वर्क करता है, इसके क्या टाइप्स है, क्या प्रॉपर्टी है। होपफुली आपको सारा क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आई विल आंसर यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनदर हार्डवेयर पढ़ेंगे जैसे कि स्टोरेज यूनिट, हार्ड डिस्क, CD, DVD एक्सेट्रा। तब तक थैंक यू, शुक्रिया।